हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के सेशन जो है ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि जैम अपना 2022 में देने का सोच रहे हैं। जनरली ये वीडियो अभी जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अभी जाने वाले हैं थर्ड ईयर में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो चैनल पर हैं वो पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, हमें कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए। और जनरली मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये भी नहीं पता कि आईआईटी जैम का मेन पर्पज़ क्या है, क्या फ़ायदा होता है, जनरली क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको मिलेंगे जैम क्रैक करने से। वो भी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो जनरली ये वीडियो उनके लिए है जो जैम ड्रॉप करके 2022 में देना चाहते हैं या जो फर्स्ट टाइम जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा 2022 में 2022 में। इस बार हालांकि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा स्टूडेंट्स का और कुछ गलतियां हो गई आईआईएससी बैंगलोर से, अब वो चेंज नहीं कर रहे हैं उन आंसर्स को, सो फॉरगेट अबाउट दैट। बट आपको मैं आज बताऊंगा आप किस तरीके से बिल्कुल फ्रेशली तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बुक को फॉलो करना है, कहाँ से वो बुक्स डाउनलोड करनी है या आपको परचेज करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आज वीडियो में कवर करा दूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ। और अगर लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बेसिक क्वेश्चन कि आप जैम क्यों देना चाहते हैं। आप जैम क्यों देना चाहते हैं तो आपके पास दो आंसर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली। मुझे ऐसा लगता है कि सर या तो मुझे एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। अब टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ थोड़ा लिस्ट कर देता हूँ। टॉप के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके पास इंडिया में आईआईएससी बैंगलोर है, आपके पास जो है आईआईएससीआर है, आपके पास एनआईएससीआर है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जैम के थ्रू एडमिशन देते हैं, ठीक है। या आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक टॉप आईआईटी को अपने मास्टर्स के लिए, टॉप आईआईटी, या आप सिंपल आप किसी एक आईआईटी को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर योर मास्टर्स एमएससी डिग्री, ठीक है। तो आपके पास दो में से कोई एक आंसर होगा। अभी मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि सर मैं आईआईटी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अपनी एमएससी जो है आईआईटी से करना चाहता हूं। बट इसके बाद भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि आप आईआईटी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आईआईटी में ही क्यों अपना एमएससी करना चाहते हैं। इसके हर स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना अपना एक रीज़न जो है मेरे जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट में आप लिखिए कि सर मेरा ये रीज़न है, मैं आईआईटी में इसलिए मास्टर्स करना चाहता हूँ। बहुत सारे रीजंस होंगे, मैं कुछ बता देता हूँ आपको जनरली क्या क्या रीजंस होते हैं। पहला, जो आप अभी अपने लोकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हालांकि लोकल कहने का मतलब क्या है, अभी आप जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वेदर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, प्रेसिडेंसी हो, जिस भी कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी हो, किसी भी कॉलेज में, पुणे यूनिवर्सिटी, साउथ के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ जो फैसिलिटी मिल रही है वो फैसिलिटी आप सोचते हैं कि मैं आईआईटी में जाने के बाद मुझे बढ़िया मिलेगा, इसीलिए आप आईआईटी में आना चाहते हैं। पहला रीज़न ये होगा। मतलब बेसिकली आप फिजिक्स को एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और आपके जो अभी लोकल यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसमें आपको फैसिलिटी, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस से रिलेटेड हो या फैकल्टी के टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड हो या आपका कैंपस स्टाइल से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आपका पहला रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप सिर्फ एक आईआईटी के टैग को लेने के लिए आप आईआईटी में जाना चाहते हो। यू नीड आईआईटी टैग। ये भी बहुत ही वो होता है कि स्टूडेंट आईआईटी में इसलिए भी आना चाहता है कि यार मुझे एक आईआईटी का टैग मिल जाएगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। चलो कंसिडर कर लेते हैं कि ये दूसरा रीज़न भी किसी न किसी का होगा जो सिर्फ अपने सीनियर्स को देखकर आईआईटी में आना चाहता है, उनको फॉलो करना चाहता है, एक आईआईटी का टैग लेना चाहता है, डिग्री लेके निकल जाना चाहता है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पीएचडी करे या नहीं करे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फॉरेन जाना चाहते हैं होंगे। थर्ड रीज़न मैं ये भी कंसिडर कर लेता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो फॉरेन जाना चाहते हैं पीएचडी के लिए। तो ये ऐसा सोचते हैं कि आईआईटी में एंट्री के बाद एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू उनको पीएचडी जो है वो बाहर मिल जाएगी। ये भी एक वैलिड रीज़न हो सकता है, इनवैलिड नहीं है। लेकिन आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आप आईआईटी में मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं। व्हाई यू नीड टू गेट इनटू आईआईटी फॉर योर मास्टर्स। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए। कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आपका सेमेस्टरी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम के पीछे एक ना एक आपका एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि यार इस एग्जाम से मुझे इस चीज में फायदा होने वाला है। आप ये तो नहीं कि कोई भी एग्जाम आप आंख बंद करके शुरू कर देंगे और आपको उसका फ्यूचर ना पता हो कि यार इस एग्जाम के बाद क्या करना है मुझे, तो आप वो एग्जाम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बेसिकली आप एक अपना जो है
एक डिसीजन सेलेक्ट करिए कि मैं इसको एग्जाम को क्यों प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप जो ये बेसिकली आप जो ये स्टेप लेने जा रहे हैं कि जैम का इस पूरे थ्रू आउट द ईयर आप जैम का प्रिपरेशन करेंगे, तो आप क्यों करेंगे, आपको आईआईटी में जाना है, क्यों जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसके बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन में ध्यान तब अच्छा लगेगा जब आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा होगा कि यार जैम के थ्रू मुझे ये फायदे होने वाले हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियोस में, तो मैं जैम पे फुल फोकस रहूंगा। तब आपका दिमाग जो है पूरा का पूरा जैम की प्रिपरेशन में लगेगा, आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे जैम को, और आपका एग्जाम एक अच्छे रैंक से क्रैक होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई एक अच्छा डिसीजन लिया ही नहीं है कि यार मुझे इसके बाद में क्या करूंगा, जस्ट आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लग गए, तो आपका ध्यान एग्जाम में ज़्यादा नहीं रहेगा, आप उल्टे सीधे चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो बेसिकली आप एक सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करिए कि यार मेरे को इसके बाद करना क्या है, मेरे को इस एग्जाम के बाद क्या लेना है, उन सब चीज़ों के बारे में बताइए, मुझे कमेंट में बताइए। हर स्टूडेंट का मैं पढ़ना चाहता हूँ कि उसका ये डिसीजन होगा, ये वो करना चाहता है जैम के एग्ज़ाम के बाद, आईआईटी में जाने के बाद उसका क्या जो है वो करना चाहता है बेसिकली। तो आप उसको ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि चलो यार मुझे ये रीज़न है, मेरा ये जेन्युइन रीज़न है कि भाई मैं जैम के थ्रू आईआईटी में मास्टर्स करना चाहता हूँ, मेरा ये रीज़न है कि पहला, या तो मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरा, मैं सिर्फ एक आईआईटी टैग लेना चाहता हूँ जो मैं अभी तक में मैं नहीं ले पाया हूँ, और मुझे वो आईआईटी टैग एक पूरे मतलब सोसाइटी को बताना है कि मैंने अब आईआईटी की टैग ले ली है। तीसरा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आप पीएचडी जाना चाहते हैं, बाहर फॉरेन जाना चाहते हैं, आपका वो भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद ये बात आती है कि सर जैम का एग्ज़ाम का मतलब क्या है, बेसिकली हम जैम क्यों दें, इंडिया में जनरली जैम का एग्ज़ाम होता क्या है। तो जैम का फुल फॉर्म जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ये जैम का आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इन शॉर्ट जैम हम इसको बोल देते हैं या जाम बोल देते हैं, जो भी आपको बोलना है। तो आईआईटी जैम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। इस एग्जाम के थ्रू आपको आईआईटीज में जितने भी मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं कुछ लिस्ट कर देता हूँ, एमएससी प्लस एमटेक, एमएससी प्लस पीएचडी और एमएससी टेक, ये कुछ 4 टाइप्स के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आईआईटीज में। आईआईटीज में कुछ 4 टाइप्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, और इन 4 टाइप्स के प्रोग्राम में आपको जैम के स्कोर, जैम के रैंक के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। एमएससी 2 ईयर का होता है, एमएससी एमटेक 4 ईयर का होता है, एमएससी प्लस पीएचडी 6 ईयर्स का हो जाता है, और एमएससी टेक 3 ईयर का होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, आपको इनमें से कोई एक चारों प्रोग्राम में से किसी एक में एडमिशन मिलता है, किसी एक आईआईटी में, ठीक है। तो यहाँ पर चारों प्रोग्राम के थ्रू आप अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं, और ये आपको प्रोग्राम जो कि जैम के थ्रू एडमिशन मिलेंगे। जैम का एग्जाम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, फिजिक्स में होता है, दूसरा मैथ्स में होता है, तीसरा स्टैट्स में होता है, मैथमेटिकल स्टैट्स, चौथा इकोनॉमिक्स इसी साल यानी 2021 से स्टार्ट हुआ, फिफ्थ आपका बायोटेक में होता है, सिक्स्थ आपका केमिस्ट्री में होता है, और 6 सब्जेक्ट्स में आपका जैम का एग्ज़ाम होता है। और आप इसमें कोई सा भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट एडमिशन का क्राइटेरिया अलग होने की वजह से आप क्यों देंगे उसमें एग्जाम्पल, जैसे कि फिजिक्स का स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स का देना चाहता है तो एडमिशन के टाइम पर उससे पूछा जाएगा कि आपने बैचलर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो बेटर है कि वो फिजिक्स का स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स का एग्जाम ना ही दे। फिजिक्स का स्टूडेंट मैथ्स दे सकता है, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं जनरली सेमेस्टर्स में। तो जैम के एग्जाम इन 6 सब्जेक्ट्स में होता है। हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना कट ऑफ निकलता है जब रिजल्ट आता है, जैसे कि इस साल 20 मार्च को रिजल्ट आया, आपने देखा कि फिजिक्स का जो कट ऑफ है वो 19.7 के आसपास का कट ऑफ गया, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक कट ऑफ निकलता है, और हर सब्जेक्ट में सीट्स भी अलग अलग है, ऐसे नहीं कि हर सब्जेक्ट में सीट्स बराबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि आपको एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी रैंक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आईआईटी में, टॉप की आईआईटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने मास्टर्स, अपना जो ड्रीम है कि यार मैं एक अच्छे टॉप की 8 आईआईटीज़ हैं उनमें मास्टर्स का सपना पूरा करूं, तो आपको जैम में उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जैम के थ्रू आपको सिर्फ आईआईटीज़ में ही नहीं, कुछ जैसे मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पहले ही लिख दी हैं, तो इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी आपको एडमिशन मिलता है। आईआईएससी बैंगलोर, आइजर्स, आपको पता है कितने आइजर्स हैं, 7 आइजर्स हैं। तिरुपति हो गया, आपका जो है बहरमपुर हो गया, आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, आपके पास कोलकाता हो गया, आपके पास भोपाल हो गया, मोहाली हो गया। तो ये सभी आइजर्स में भी आपको आईआईटी जैम के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाता है,
और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपको एडमिशन ऑफर मिलता है। फिर नाइजर में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर ओनली एक ही इंडिया में है, एक ही है, तो इसीलिए नाइजर में भी आपको जैम के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो जैम का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए जो कि बीएससी बीटेक के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं। बीटेक के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, लेकिन अगर ये कोई वीडियो एनआईटी या आईआईटी का स्टूडेंट देख रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाला है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं आईआईटी में एमएससी करूं, तो प्लीज़ अगर आपकी सीजीपीए 8 से ज़्यादा है, आईआईटी के स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को या एनआईटी का स्टूडेंट इसे देख रहा है और आपकी सीजीपीए 8 से ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप एमएससी में एडमिशन ना लें, आप डायरेक्ट पीएचडी के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लें, क्योंकि ये आपको ज़्यादा फायदा करेगा। आप एमएससी में मत लें एडमिशन, वो एक तरीके से 2 ईयर आपका मेरे ख्याल से वेस्टेज ऑफ टाइम ही जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक अच्छे CFTI, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो या ट्रिपल आईटी हो, अगर आप इन तीनों में से किसी एक से हैं और आपकी नेक्स्ट ईयर तक 8+ सीजीपीए है आपके बीटेक्स में, वेदर वो आप किसी भी ब्रांच में हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, किसी में भी हो, तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करिए। आपको किसी एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं मैं 2 ईयर्स में मास्टर्स का सिलेबस खत्म करके और नॉलेज और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लूँ, तो प्लीज़ आप जैम के थ्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ईयर से जैम ने सारी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं बीटेक के ऊपर वो हटा दी हैं, वो कोई भी आप किसी भी आईआईटी में ज्वाइन कर सकता है। तो बीटेक के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं और बीएससी के स्टूडेंट तो 100% एलिजिबल हैं, चाहे वो पास के हों या ऑनर्स के स्टूडेंट हो या जनरल के स्टूडेंट्स हो या वो किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से हो या रेगुलर कॉलेज से हो, ये मैटर नहीं करता। आप डिस्टेंस वाले भी एलिजिबल हैं, रेगुलर वाले भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। तो ध्यान रहे आपको 55% भी रखना पड़ेगा। एक और क्राइटेरिया होता है इसमें कि आपकी बैचलर्स में 55% होनी चाहिए, उस सेमेस्टर तक का मिला के। जैसे कि आप नेक्स्ट ईयर में देंगे तो नेक्स्ट ईयर तक का सेमेस्टर मेरे ख्याल से जो बीटेक के स्टूडेंट है 7 सेमेस्टर कर रहे होंगे और जो बीएससी के स्टूडेंट होंगे वो 5th सेमेस्टर पास कर चुके होंगे। तो आपकी 55% इन टोटल आपका हो जाना चाहिए उस सेमेस्टर तक, और फाइनल भी मिला के 55% से ज़्यादा होनी चाहिए। और जनरली जो कन्वर्जन होता है हमारे जो इंडिया में, वो मल्टीप्लाई बाई 10 या मल्टीप्लाई बाई 9.5 के हिसाब से होता है। तो आप उस हिसाब से अपनी सीजीपीए का कन्वर्जन देख सकते हैं, लेकिन आपको 55% रखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, और 50% रखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर अ SC ST और फिजिकल विद डिसेबल अगर आप स्टूडेंट हैं। तो ये जैम की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। जैम स्टैंड्स फॉर जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। इसके बाद बात आती है कि सर इसके जो फॉर्म्स आते हैं, देखिए फॉर्म आने में अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि जेस्ट का एग्ज़ाम भी एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। इंटीग्रेटेड पीएचडी जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड पीएचडी 6 ईयर्स का प्रोग्राम होता है जो कि बीच में आप नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर आप एमएससी प्लस पीएचडी डुअल डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो आप एमएससी के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आप 6 साल के लिए पैक हो जाएंगे एक इंस्टीट्यूशन में, हालांकि जब आप निकलेंगे तो पीएचडी की डिग्री के साथ निकलेंगे, लेकिन आप बीच में नहीं छोड़ सकते उस प्रोग्राम को। तो इंटीग्रेटेड जो ये IISc है, IIScR है और इंटीग्रेटेड पीएचडी है, ये सब के सब आपको NISCR है, ये सब के सब आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन देते हैं। तो ये आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आपको एडमिशन तो डायरेक्टली पीएचडी में ही मिल रहा है, लेकिन 6 ईयर्स का ये पीएचडी होता है जिसमें कि आप 1 ईयर या 2 ईयर का मास्टर्स एंड देन जो है 4 ईयर्स का पीएचडी का जो प्रोग्राम होता है। तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है, इसको आप बीच में नहीं छोड़ सकते, आप लीव नहीं कर सकते, ये ध्यान रहे, लीव नहीं कर सकते। हालांकि आपको फेलोशिप मिलेगी, आपको नेट JRF देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पीएचडी में एंटर्ड हो, आपको फेलोशिप मिलती रहेगी। ठीक है, तो जेस्ट का एग्जाम इस साल क्योंकि कोविड का आपको पता ही है कि फिर से सेकंड वेव का जो सिस्टम हम उसे बोल रहे हैं, नया स्ट्रेन, ये सारा सिस्टम फिर से काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में हम बढ़ते जा रहे हैं इस ईयर भी। तो जेस्ट का एग्जाम फिर रिशेड्यूल्ड हो चुका है, वो कब आएगा पता नहीं। तो आप ये कंसिडर करिए कि जैम का एग्जाम का जो फॉर्म आता है वो सितंबर के आसपास ही आता है। तो जैम का जो फॉर्म आएगा, जैम का जो फॉर्म आपके पास आएगा वो सितंबर में आता है, और आपका जो इसका ब्रोशर जो आएगा वो ब्रोशर आपके पास अगस्त के एंड तक आ जाता है। अगस्त के एंड तक आपको ब्रोशर मिल जाएगा कि उसमें आपको सारी डिटेल्स लिखी होंगी। हालांकि कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस आपने उसमें कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं कि आप सिग्नेचर इस तरीके से दें, फोटो इस तरीके से दें, ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं IIT में, ये IITs हैं, हर IIT का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है।
तो ब्रोशर अगस्त 2021 तक आ जाएगा और फॉर्म सितंबर तक आएंगे और फॉर्म आपके अक्टूबर तक रहते हैं। 1 महीने का टाइम आपको मिलता है और अगर कुछ उस फॉर्म में गलती होती है तो फिर उसकी स्क्रूटनी होती है और आपको नवंबर के मिड तक आपको मैसेजेस आने लगते हैं कि आपने ये गलती करी है फॉर्म में। तो जैम का फॉर्म आपका अभी बहुत टाइम है और आपके पास तकरीबन 1 साल ही मान के चलिए कि आपके पास है। ठीक है, फरवरी में एग्जाम होता है, एक डेढ़ महीना ही अभी बीता है, तो कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास 10 महीने 11 महीने अभी पड़े हुए हैं। आप अच्छी तरीके से 100% थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आप सिलेबस खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इज नॉट सो टफ। सिलेबस जो है वो टफ नहीं होता, टफ बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है आईआईटी की एंट्री के लिए एक एग्जाम होता है जेईई एडवांस, और एक एंट्रेंस है ये आपके पास जैम, और एक होता है गेट। तो मैं आपको बता दूं जेईई एडवांस के लेवल का भी नहीं होता ये, ना गेट के लेवल का होता है। जैम का एग्जाम सबसे आसान होता है अगर आप आईआईटी में एंट्री मारना चाहते हैं, अगर आप आईआईटीज में आना चाहते हैं। जैम का एग्जाम सही में बहुत ही इजी होता है हर सब्जेक्ट के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपको क्लियर सी बात है कि आपको 3 साल मिल रहे हैं अगर आप बीएससी के बाद देते हैं, और आपको 4 साल मिल रहे हैं अगर आप बीटेक के बाद देते हैं। जनरली बीटेक के स्टूडेंट्स के बाद भी, बीटेक के स्टूडेंट के पास भी 3 साल या 2 साल ही होते हैं, जब उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि जैम भी एग्जाम होता है। बट कंसिडर कर लेते हैं, चलिए 3-3 साल कंसिडर कर लेते हैं, तो 3 इयर्स का टाइम मिल रहा है और सिलेबस काफ़ी सिंपल होता है, कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बिल्ड करने होते हैं, थोड़े से आपको एडवांस चीज़ें उसी टॉपिक के पढ़ने होते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। लेकिन जेई में मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि जैम में भी अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि अगर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, दोनों के कॉम्बिनेशन मिला के एक क्वेश्चन वाला सिस्टम बन रहा है। लेकिन जेई में ऐसा पैटर्न बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है कि उसमें मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। ऐसा किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होता, 3-3 4-4 टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है। और गेट भी ऐसा ही है, क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जैम में लास्ट ईयर जहां 16,000 18,000 स्टूडेंट्स बैठे थे, इस बार सिर्फ 14,000 स्टूडेंट्स बैठे फिजिक्स में। तो आप कैंडिडेट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन की कैंडिडेट्स की क्या कंडीशन है और मतलब इन्वायरमेंट कैसा है एग्जाम देने का। कुछ स्टूडेंट्स डर गए इस बार कोविड की वजह से एग्जाम नहीं देने गए सेंटर पे, तो वो सारी सिस्टम की वजह से इस बार कम हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। फिर से वही बात है कि सिचुएशन क्या है उस टाइम पर। तो जैम का एग्जाम उतना टफ नहीं होता। सिलेबस आपके पास एक डिटेल्ड सिलेबस होता है जिसमें कि 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, जिसमें कि मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल फिजिक्स होता है, आपके पास मॉडर्न फिजिक्स होता है, आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आपके पास थर्मल फिजिक्स होता है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, आपके पास मैग्नेटिक थ्योरी होता है, ठीक है, और एक होता है आपके पास मैकेनिक्स का, ठीक है। आपके पास ये 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक 6 सब्जेक्ट आपको जो सिलेबस है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिलेबस काफ़ी डिटेल, हालांकि मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो मिलेगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, चाहे वो 1 आए, 2 आए या 3 आए या 10 आए। लेकिन मैंने हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथमेटिकल फिजिक्स हो, मैकेनिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसको कि आप देख सकते हैं कि यार इस सब्जेक्ट के लिए मुझे ये बुक फॉलो करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक परफेक्ट बुक नहीं होती है, जैसे कि मैं आज बताने भी वाला हूँ आपको। एक सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट बुक नहीं होती है। आपको 3-4 बुक्स मैं आपको बताऊंगा, आपको देखना है स्टार्टिंग, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप स्टार्टिंग में ये चेक करिए कि मुझे यार इस बुक से जल्दी समझ में आ रहा है, मैं इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। ये दूसरी बुक जो है वो थोड़ी टफ है मेरे लिए, तो आप दूसरी बुक मत पढ़िए। आपको जो इजी लग रहा है स्टार्टिंग में, जो समझ में आ रहा है कि हाँ इस बुक से समझ में आ रहा है, उस बुक को लीजिए, उस बुक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, उस बुक से हर एक कॉन्सेप्ट के 10 या 15 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। स्मूथ वे में चलेगा, एडवांस चीजें भी नहीं पढ़नी होती ज़्यादा, और ज़्यादा बेसिक चीजें भी नहीं पढ़नी होती। आपको ऐसा रहे कि आप मिड में कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड होता रहे और आप प्रॉब्लम जो है वो भी बना पाए, क्योंकि पेपर जो आता है जैम का वो मिक्सअप होता है। जैम का पेपर मिक्सअप होने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं उसमें और न्यूमेरिकल भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हों और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हों, इसमें मिक्स होता है। जैम का जो पेपर है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, फंडामेंटल्स क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो जैम के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एक परफेक्ट बुक जो है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये पीडीएफ मैंने आप सभी के लिए तैयार किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 2022 के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना कि 2021 के लिए वैलिड है, ठीक है। तो 2022 के लिए जो आईआईटी जैम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो आपको सब्जेक्ट्स जो मैं थ्रू बताने वाला हूँ, उसको आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं
और आप अपना प्रिपरेशन जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स का। इसमें 3 बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बुक्स हैं। 3 बुक्स, पहली है आपके पास एच के दास, एक है अर्फकेन एंड वेबर और एक है एम एल बॉयस। आपके पास ये 3 किताब होनी चाहिए। अब देखिए, अब आज की डेट में फिजिकल किताब की तरफ कम जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही कम परसेंटेज जाते हैं, लेकिन सब लोग अब पीडीएफ के फॉर्मेट में रखते हैं किताबें। तो पीडीएफ के फॉर्मेट में आप ये तीनों ही बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको नीचे बताऊंगा स्टेप्स कैसे करने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है आपको ये इंडियन ऑथर जो कि एच के दास हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। तो एच के दास की किताब एक आइडियल किताब मानी जाती है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी, और टू द पॉइंट, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सही होता है। तो आप एच के दास को फॉलो कर, जो भी हाईलाइटेड किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन तीनों में से, जो मुझे लगता है कि हाँ ये बुक पढ़नी ही चाहिए। दूसरा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के आप देखिए, मैं इन किताब, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं और स्टैंडर्ड बुक्स आपको कभी भी धोखा नहीं देते। बेसिकली धोखा देने का मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्ड कर ही देंगे और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार ये चीज़ ना मैंने पढ़ी नहीं। आपको ना वो हमेशा सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये चीज़ भी पढ़ो, ये वाला भी आ सकता है। और सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए जैम का। आपका जैम का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ये वीडियो जो प्रीमियर होगा खत्म होगा जब। तो इस मैकेनिक्स में आपको क्लैपनर एंड कॉलिनकॉव की किताब आपके पास 100% होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताना होता है तो मैं ये बनाता हूँ साइन। तो क्लैपनर एंड कॉलिनकॉव आपके पास 100% होनी चाहिए। और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप डीएस माथुर पढ़ लीजिए, क्योंकि डीएस माथुर में फ्लूइड मैकेनिक्स का मोर देन इनफ है, जो कि जैम में आता है। जैम में बहुत ही कम आता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो आता है रोटेशनल, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इससे रिलेटेड आता है। ठीक है, तो आप कॉलिनकॉव और क्लैपनर आपके पास होनी चाहिए मैकेनिक्स के लिए। थर्मल एंड स्टैट मैक के लिए आपके पास ज़ेमैन्स्की एंड डिटमैन किताब आती है, जो कि मैं आपको बता दूं जैम 2020 में और इवन 2021 में भी डायरेक्टली इस किताब से एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्टली, कोई वैल्यू तक चेंज नहीं थी, डायरेक्टली बस आपके पास एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी उसकी पुट करनी थी और वैल्यू आपके पास है। तो ज़ेमैन्स्की एंड डिटमैन आप पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी आपको जो भी आपको अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि आप जो मैं किताब बता रहा हूँ आप उसे ही फॉलो करें। जिस बुक से आपको इजी वे में समझ में आ रहा है, लेकिन वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए, तो आप उसी बुक से फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए आप डीजे ग्रिफिथ या पुर्सेल की किताब ले सकते हैं, कोई से भी एक जो आपको सूट करे। मेरे को सूट डीजे ग्रिफिथ किया था उस टाइम पर, और या किसी को ऐसा भी होगा कि वो पुर्सेल को एक्सप्लोर करना चाहता है तो पुर्सेल भी डाउनलोड कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर एमएससी थ्योरेटिकल के फील्ड में करना चाहते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स तो मस्ट है। तो डीजे ग्रिफिथ इसमें फिर से आती है किताब, और एक जेटिली जो है किताब है, एन जेटिली करके उनकी किताब है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जेटिली को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा इस केस में, क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें भी हैं जो कि आपको जेस्ट जैसे एग्जाम और TIFR GS जैसे एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्लासिकल मैकेनिक्स आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मैंने एंड में जो है लिखा हुआ है वो है गोल्डस्टीन एंड टेलर, दिख रहा होगा अगर आपको, थोड़ा सा नीचे हो गया है। गोल्डस्टीन एंड टेलर 2 किताब आती हैं, मैं आपको गोल्डस्टीन बोलूँगा डाउनलोड करने के लिए, और गोल्डस्टीन से आप 100% कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसमें कुछ किताबें रह गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक किताब रह गई है आपका जो है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बहुत सारी किताबें आती हैं, मैं आपको बोलूँगा आप लीजिए एशक्रॉफ्ट। एक किताब आती है चार्ल्स किटल, ठीक है, मैं इन सबको लिख दूंगा कमेंट में। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कोई आप एक किताब ले सकते हैं, एशक्रॉफ्ट या चार्ल्स किटल, कोई से भी एक किताब। एशक्रॉफ्ट ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ मैं। फिर एक है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप VK मेहता की किताब आप पढ़िए, इंडियन ऑथर VK मेहता, या आप बॉयलस्टेड की किताब भी पढ़ सकते हैं। बॉयलस्टेड, VK मेहता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल वाला जो पार्ट है, 2 पार्ट होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के, एक होता है आपके पास एनालॉग और एक होता है आपके पास डिजिटल। डिजिटल वाला पार्ट आपका 12th का होता है जनरली। डिजिटल वाले पार्ट में ज़्यादा टफ नहीं होगा, जो 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं ना, डिजिटल वाला पार्ट आपका ईजी हो जाएगा। लेकिन एनालॉग वाले पार्ट में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें आपके RC एम्पलीफायर भी कभी कभी आ जाता है, ऑप एम्प आएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आता है, कपल्ड ऑसिलेटर से पूछ लेते हैं, आपका BJT होता है, मतलब ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर। उसके लिए VK मेहता की किताब बहुत बढ़िया है, इसमें एनालॉग वाला पार्ट पूरा कवर्ड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि मेरा भी वीक है, मैंने भी अपने वैसे ही नोट्स वगैरह बना के पढ़ लिए थे, तो अगर आपका भी इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है तो कम फोकस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स के एटलीस्ट मेरे ख्याल से ऑप एम्प के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आते हैं,
अगर आपको वीक लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन लीव, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास ये बना। अब मैंने यहाँ आपको क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों बताया, क्लासिकल मैकेनिक्स इसलिए बताया क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा जेस्ट का, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी आती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जैम में नहीं आती, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो जैम में नहीं आती। तो ये 6 सब्जेक्ट्स का, हाँ मॉडर्न फिजिक्स के लिए, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स के 3 पार्ट होते हैं। जो मॉडर्न फिजिक्स है आपका, मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपके पास 3 पार्ट होते हैं। एक क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप जेटिली किताब ले सकते हैं। एक होता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और एक होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए राजकुमार की किताब आप डाउनलोड करके रखिए। राजकुमार, मैं इन सब की पीडीएफ जो है कि कैसे कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। राजकुमार की किताब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जो कि आपको जेस्ट में भी काम आएगी, तो राजकुमार। न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए क्रेन की किताब आती है, क्रेन, KRANE, इसके, क्योंकि इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं जैम में, लेकिन जेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए राजकुमार और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए क्रेन, केनेथ एस क्रेन की किताब आती है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखिए और स्टडी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बता दिए हैं। अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स करने चाहिए, समझने हैं, तो आप जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, जो मैंने हर एक सब्जेक्ट का बनाया है। उसका जो कार्ड में आपको लिंक दे दूंगा, कार्ड में जो आई बटन होता है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर इन बुक्स को डाउनलोड कैसे किया जाए, वो भी बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप के थ्रू बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कुछ वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पढ़ने हैं, जैसे जनरली बुक्स में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर्स के लिए यहाँ पर कुछ रेफरेंस दिए मैंने। NPTEL जो कि IITs के थ्रू रन होता है, MIT ओपन कोर्सवेयर या नेसो अकेडमी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने भी यहीं से स्टडी करी थी उस टाइम पर। तो नेसो अकेडमी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। MIT ओपन कोर्सवेयर के लिए आप बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। और NPTEL के लेक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, चाहे वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हों, क्वांटम मैकेनिक्स के हों, मैथमेटिकल फिजिक्स के हों। जैसे बालाकृष्णन सर से मैंने सारी वीडियोस मैंने पढ़ी हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने HC वर्मा सर की वीडियोस को देख के पढ़ा है। तो आप NPTEL के जो है लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। अब बुक्स को अगर PDF में डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को टाइप करना है, libgin.is, libgin.is, देख लीजिए यहाँ पर libgen.is। ऑथर का नाम करेक्टली लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और सर्च पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पहले मिरर लिंक, बहुत सारे मिरर लिंक आएंगे आपको, ऐसे कॉलम बने हुए आएंगे बहुत सारे। पहले वाले पे ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक लिंक होगा, क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन गेट। जैसे क्लिक करेंगे तो अगला जो विंडो खुलेगा उसमें गेट लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, और गेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका बुक जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। बुक जनरली बहुत सारे फॉर्मेट में होता है, तो अगर आपका बुक EPUB या DJView में है तो आपको एक डाउनलोड कर लेना है ऐप, ईबुक ड्रॉइड से आप किसी भी टाइप की फाइल को ओपन कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वो ओपन हो जाएगी आपकी बुक। तो ये कुछ 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो भी बुक मैंने बताया वो डाउनलोड हो सकते हैं आपके पास, और आप उसे अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक पर्सनली है, बहुत सारे, देखिए ये सबका अपना अपना एक वो होता है, आप रिजल्ट्स को देखकर नहीं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आप लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास मटेरियल्स हैं, चाहे वो कैरियर इंडिवियर हो, संवेदना हो, या फिजिक्स बाय फिजिक्स हो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और मैं उनका ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप बहिष्कार कर दीजिए, बिल्कुल आप उनसे अगेंस्ट चले जाइए। आपको जो लगता है कि यार इनके मटेरियल से पढ़ने से मुझे फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी मैंने पूछा है कि मटेरियल्स में लिमिटेड नॉलेज देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग जाने में और मटेरियल्स खरीद लेने में बहुत डिफरेंस होता है। आप ऑफलाइन में जो उनको फीस देंगे और मटेरियल्स खरीद के जो उनको पैसे देंगे वो बहुत डिफरेंस होता है। तो क्लियर सी बात है कि वो मटेरियल में कुछ लिमिटेड ही चीज़ें डालेंगे, वो 100% चीज़ नहीं डाल देंगे, जिससे कि क्योंकि उनको फायदा कम होगा जब तक कि आप कोचिंग में ना आए। तो इसलिए अगर आप कोई मटेरियल फॉलो करते हैं वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं उस इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करिए। स्टैंडर्ड बुक को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, इंस्टेड कि आप किसी एक मटेरियल को परचेज कर लें, आपके पैसे भी उतने ही जा रहे हैं, बुक आपने खरीद लिया होता उससे बेटर, पैसे भी उतने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर नहीं हो रहे हैं, और लिमिटेड चीज़ें होती हैं। मैंने खुद देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बुक्स बताई मैंने आपको, जैम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। आप जैम को 1 मई से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारा ही टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 मई से स्टार्ट करेंगे, आपके पास तब भी 7 से 8 महीने होंगे। हर एक महीने में आप एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, और लास्ट के महीनों में आप टेस्ट सीरीज किसी का परचेज करके दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट के महीने जनवरी में या दिसंबर में आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड,
प्लीज़ लेकिन मुझे ये ज़रूर बताएं, जो कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में पूछा है, कि आप क्यों जाना चाहते हैं आईआईटी में, क्यों जैम देना चाहते हैं, ये मेरे को समझना है आप लोगों से। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक बिल्कुल फ्रेश लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का, जिसमें कि मैं उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराऊंगा जो कि स्टूडेंट को जनरली समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी मैंने अनअकैडमी का रिफ्यूज़ कर दिया सिस्टम, मुझे उनका जो सिस्टम है वो समझ में नहीं आया, और अभी टाइम भी बहुत कम है इसीलिए। लेकिन मैं यहीं पर यूट्यूब के थ्रू ही आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस इस साल भी स्टूडेंट्स को हेल्प करी हैं, और अच्छे अच्छे रैंक के थ्रू वो लोग क्रैक कर गए हैं जैम को। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल भी हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सा भी डाउट हो इसके अलावा कि सर ये चीज़ आप मिस कर गए, ये चीज़ मुझे समझा दीजिए दोबारा, तो मैं समझाऊंगा। बुक कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको सामने बता दिया है, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है वो भी बताया, आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों देना है आईआईटी जैम से क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी बताया मैंने। तो अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो पूछिए कमेंट में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड बाय, टेक केयर।